अभी सबसे पहले हम लोग उत्तर वैदिक काल का पॉलिटिकल लाइफ 600 बीसी के बीच जो राजनीतिक जीवन है उसको हम लोग अभी देखेंगे। जिससे पहले भी बताया कि उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्थिक जीवन का मूल आधार हो गया। भूमि इंपॉर्टेंट होता है, जमीन एक अस्थायी संपत्ति है। जैसे ही कृषि का महत्व बढ़ेगा, जमीन पर आधारित जीवन होगा, वो नेचुरल जीवन में अस्थायित्व ला गया। तो यहाँ से जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा रुक जाएगा। तो जिस तरह से पशु आधारित अर्थव्यवस्था में चलना और मूव करना एक इंटीग्रल पार्ट होता है, क्योंकि वहाँ आपका हर एक्टिविटी वो 4 पैर वाले जानवर के अनुसार गाइडेड होगा। पशु की जो जरूरत होगी उसके अनुसार आपको मूव करना होगा। अब जब कृषि हो जाएगी, जमीन आपके आजीविका का मूल आधार हुआ, तो ये आपको रोक लेगा। जब एक जगह रुकते हैं तो हर तरह के नियम कानून की जरूरत होती है। पॉलिटिकल लाइफ में भी जब हम रुक रहे हैं एक जगह पर, तो पॉलिटिकल जीवन को, राजनीतिक जीवन को रेगुलेट करने के लिए पॉलिटिकल नियम की जरूरत होगी। तो इसलिए जमीन या कृषि के आजीविका का मूल आधार होने का उस आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव राजनीतिक परिवर्तन पर सीधे पड़ता है या राजनीतिक जीवन पर सीधे पड़ेगा। तो उत्तर वैदिक काल में कृषि आजीविका का मूल आधार है। पशुपालन रहेगा, पशुपालन तो अभी भी है, हाल तक था, लेकिन प्राइमरी इंपॉर्टेंस विल गो टू द एग्रीकल्चर, है ना। और एज एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन लैंड, जमीन पर है तो इसका वैल्यू अब बढ़ जाएगा और जमीन ही धन हो जाएगा। और इसीलिए इस पीरियड में जब हमने कहा कि जो भी धन होता है, झगड़ा उसी के लिए होता है। इसलिए जो पारंपरिक कथा कहानी है उसके अनुसार महाभारत का युद्ध जमीन के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई। रोमिला थापर का मानना है कि महाभारत का युद्ध का पीरियड जो है वो 950 बीसी है ना। ये रोमिला थापर का काम। और इस समय जमीन का महत्व होना शुरू हुआ था। इसलिए भले महाभारत की कहानी बाद में चलकर बहुत विशाल हो गई, लेकिन जब आप देखते हैं कि कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर दरबार में जाते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन जब कृष्ण ये कहते हैं कि केवल 5 गांव दे दो और पांडव उसी में संतुष्ट हो जाएंगे, तो उतना बड़ा युद्ध होना है, उतने बड़े राजा हैं, 5 गांव मांग कर संतुष्ट होने की बात करें। और कृष्ण कह रहे हैं कि गारंटी देते हैं कि हम पांडव कौरवों पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो जब ऐसा स्थिति है कि 5 गांव पर ही संतुष्ट होने का है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो इकोनॉमी है वो समझ में आता है। और इसके जवाब में जब दुर्योधन कहता है कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, सिंबॉलिकल भी है, लेकिन इतना छोटा सा चीज भी वो करेंगे नहीं देंगे, यानी यह जमीन के महत्व को स्थापित करता है। लेकिन उस समय चूंकि इकोनॉमी का लेवल साइज बहुत छोटा है, तो इसीलिए कोई कहानी अगर बहुत बढ़ भी जाती है, 8800 श्लोक का किताब अगर 1,00,000 श्लोक का किताब है, तो स्वाभाविक है कि बहुत सारी चीज़ें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा मूल बिंदु मिल जाता है कि आप उसकी वास्तविकता को समझने लगते हैं। इसीलिए 5 गांव भी उसको साबित करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इकोनॉमी इज वेरी स्मॉल, इट इज नॉट वेरी बिग। अब एक बात और जानना है कि इसी जमीन पर आधारित एक बात हुआ कि जब जन है तो यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। लेकिन इस समय एक शब्द आया अब जनपद, है ना, द वर्ड जनपद। जनपद वर्ड उत्तर वैदिक काल में इस्तेमाल होता है। और आप जानते हैं कि हाँ 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद हो जाता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जनपद है ना। तो जनपद का मतलब क्या होता है?
है ना। जन का मतलब हुआ लोक, पद का मतलब पोस्ट नहीं है, पद का मतलब पैर भी होता है। जहां जन का पद यानी पैर स्थिर हो गया, जहां जन का पैर स्थिर हो गया वह जनपद कहलाया। आज भी उत्तर प्रदेश में जिला को जनपद बोलते हैं। अब कहीं भी जाइएगा तो बलिया जनपद, जौनपुर जनपद बोलते हैं लोग ना। तो जनपद मीन्स इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द सेम, इट इज द पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक चेंजेस। तो जब कृषि शुरू हो गया तो पद का मूवमेंट रुक गया, पैर रुक गया। इट स्टॉप्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर यू हैव मेड द लैंड कल्टिवेबल एग्रीकल्चरल। तो एग्रीकल्चरेबल जब लैंड हो गया तो एग्रीकल्चर के साथ तो रुकना पड़ेगा। और जमीन को बनाने में बहुत मेहनत है इस जमाने में, जैसा पहले भी बोले। लोहा मिला है लेकिन इस समय हिमाचल प्रदेश का लोहा है। उत्तर वैदिक काल में बिहार यानी झारखंड का लोहा नहीं है, या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का लोहा नहीं है। इस समय हिमाचल प्रदेश का लोहा है जिसकी क्वालिटी थोड़ी लो है, बहुत हाई क्वालिटी आयरन वहाँ नहीं है। उस लोहा से जो मिला तो कुल्हाड़ी बना, कुदाल बना, या इस तरह के औजार बनाए गए। तो जंगलों को जलाकर उनको जलाया गया, लकड़ी जंगल साफ किए गए और लोहे के औजारों से जंगलों के अवशेषों को हटाया गया और फिर जमीन को बराबर करके उपजाऊ बना गया। तो जमीन अब चूंकि धन दे रहा है और जमीन को बनाने में इतना मेहनत है तो जमीन पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए लड़ाई होगी। तो जो धन होता है, जो आजीविका का मूल आधार होता है, हमेशा लड़ाई उसी के लिए होती है ना। तो इसीलिए इस पीरियड में जब जन ने, लोगों ने जमीन बनाया और जमीन ही आजीविका का आधार हुआ और जमीन अस्थाई संपत्ति है तो वह मूवमेंट को रोक देता है, तो जनपदों का निर्माण हुआ, है ना। इसीलिए जब हम लोग सोशल लाइफ में इधर भी पढ़ेंगे तो आप देखिए कि जनों, ऋग्वेद में जन का नाम परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति के नाम के आधार पर है। भरत कुल का है, कुरु कुल का है, संजय कुल का है, प्रसदस्यु कुल कहलाता है, जन कहलाता है। लेकिन अब यहाँ जो है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होगा, है ना। कौशल जनपद होगा, काशी जनपद बड़ा होगा तो फिर महाजनपद होगा। तो इसीलिए उत्तर वैदिक काल में पॉलिटिकल मतलब बदलेगा और जमीन की रक्षा और जमीन के साथ अपने लोगों की रक्षा करना अनिवार्य होगा और इसी से राजा के पद का निर्माण होता है। अब जो राजा है, भारत के किताबों में या भारत की परंपराओं में पॉलिटिकल साइंस में राजा का उत्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति को बहुत ही लाइटली लिया गया है। इवन कौटिल्य, चाणक्य, जो भारत के इतने बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो राज्य और राजा के निर्माण के थ्योरी को सबसे ज्यादा लाइटली लेके चले। उन्होंने कहा राजा ही राज्य है और राज्य ही राजा है। पॉलिटिकल साइंस का थ्योरी यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन इस पीरियड में या हमारे अन्य किताबों में भी इस थ्योरी पर, जैसे यूरोप के पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, हॉब्स, लॉक, रूसो, या इस बहुत तरह के लोग हुए जिन लोगों ने राज्य की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत दिए, वैसे हमारे यहाँ राज्य और राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत नहीं है। रोमिला थापर ने हाल में वंश से राज्य तक की किताब लिखा है। उसमें उन्होंने अपने हिसाब से राजपद और राजा के उत्पत्ति का सिद्धांत को एक्सप्लोर करने का प्रयास किया है प्राचीन काल के प्रमाणों के आधार पर, है ना। वंश से फ्रॉम लाइनेज टू स्टेट। लेकिन हम लोग की किताब का जो ऐतरेय ब्राह्मण है ना, ऐतरेय ब्राह्मण में राजपद की उत्पत्ति का, हालांकि फिर वहां भी जो थियरी है बहुत ही लाइट है। भारत में ट्रेडिशनल एक थियरी है कि हमेशा राक्षस और देवताओं में लड़ाई होती थी, राक्षस वर्सेस देवता। तो राक्षस युद्ध में देवताओं से जीत जाते। देवताओं की एक बार मीटिंग हुई कि हम लोग श्रेष्ठ योद्धा हैं, हम लोग देवता हैं, फिर भी हम लोग राक्षसों से क्यों हार जाते हैं। इस डिलिबरेशन का परिणाम निकला कि लोगों ने कहा कि हमारा कोई
नेता नहीं है ना, लीडर नहीं है। तो वी शुड चूज अ लीडर हु विल लीड अस इन द वार्स। तब उन लोगों ने अपने लिए एक नेता चुना, राजा चुना, और यही राजत्व की उत्पत्ति का सिद्धांत मान लिया गया। तो ऐतरेय ब्राह्मण में भी बहुत ही लाइटली इस सिद्धांत को दे दिया गया। एक सरपासिंग रिमार्क ही इसको कहा जाएगा कि आप इतने सीरियस मुद्दे को इतने हल्के में निपटा देते हैं। वैदिक साहित्य में हम उसके अनुसार ही अभी ये सब करेंगे, और किस तरह से राज्य की जरूरत है, राजा की जरूरत है और विभिन्न संस्थाओं की जरूरत है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल में हेरिडेटरी मोनार्की का बहुत सारा प्रमाण नहीं है, और उस समय कोई आदमी वंशानुगत राजा रहने के लिए बहुत इंटरेस्टेड भी नहीं रहा होगा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही कमजोर है, वहाँ सरप्लस कलेक्शन नहीं है। तो मौज मस्ती रहता है, तब ना लोग चाहता है कि जहाँ पर हम हैं वहाँ पर हम रहें। उत्तर वैदिक काल की किताबों में बहुत सारे टाइटल्स तो जरूर है, नधीराज है, राजा धीराज है, सम्राट है, एकराट है ना, ये सब शब्दों का प्रयोग है। और आगे चलकर सम्राट, स्वराट, विराट और सर्वराट ऐसे राजाओं का जिक्र किया गया है। यह जिक्र उस संदर्भ में है या नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि उस जमाने में इस तरह के राज्य निर्माण की प्रक्रिया की संभावना कम है। या स्वाभाविक है कि जब आदमी राजा या इस तरह के लोगों का वर्णन करते हैं तो इन्फ्लेटेड वर्णन करेंगे, स्वाभाविक है। राज्याभिषेक की प्रक्रिया जो है, जैसे सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे आज जब हम प्रधानमंत्री चुनते हैं या विधानसभा का इलेक्शन होना है, तो आज लोकतंत्र है, उसके बावजूद ऐसा नहीं होता है कि हाँ अनाउंस किया गया कि भाई कल चुनाव होना है और आज आपने वोटिंग मशीन को ऑन किया और लोगों ने वोट दिया और कल चुनाव हो गया। ऐसा नहीं होता है। चुनाव होने के पूर्व इलेक्शन कमीशन है, सरकार जैसी लगता है कि चुनाव नजदीक आने लगता है, लोग चुनाव के मोड में आने लगते हैं। इलेक्शन कमीशन घोषणा करता है, फिर प्रधानमंत्री से लेकर सब आदमी चुनाव अभियान चलाते हैं, जगह जगह जाके भाषण देते हैं और लोगों को अपने पक्ष में वोट देने के लिए कहते हैं, घोषणाएं होती हैं, मैनिफेस्टो आता है, माहौल बनाया जाता है। जबकि लोकतंत्र है, जनता चुनती है, इसके बावजूद बिना माहौल बनाए चुनाव नहीं होता। अभी कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव का माहौल बन रहा है, तो सभी लोग बड़े पैमाने पर कैंपेन करते हैं। तो उस जमाने में भी ऐसा नहीं है कि राजा का चुनाव सीधे राजा मरा और उठाकर किसी को बैठा दिया गया, इस तरह का चीज नहीं होता है। राजतंत्र में या डिक्टेटर में भी एनसीईआरटी में आपने पढ़ा कि परवेज मुशर्रफ ने अगर सत्ता पलट किया तो थोड़ा दिन के बाद वह चुनाव के इलेक्टेड प्रेसिडेंट के रूप में सामने आता है, ताकि लोगों को और दुनिया को न लगे कि जबरदस्ती वहां का शासक बना हो, विद द विल ऑफ द पीपुल वहां पर है। तो बहुत सारे जगहों पर डिक्टेटर भी अगर सत्ता छीन भी लेते हैं तो वह फिर जनता की स्वीकृति लेकर आते हैं। तो वैदिक काल जहां राजतंत्र अभी इवॉल्व कर रहा है, वहां भी आप जन स्वीकृति के बिना शासक बनने की बात नहीं कर सकते थे। और वैदिक साहित्य में राजाओं के द्वारा उतना निरंकुश होने का प्रमाण नहीं है, और ऐसे प्रमाण है लिटरेरी जिसके द्वारा राजा जनता के समर्थन से राजा बनना चाहता है और बनता है। इसके कई उदाहरण मिलते हैं। इसीलिए जो राजा के विभिन्न तरह की उपाधियां मैंने कहा कि सम्राट हो, एकराट हो, विराट हो, सर्वराट हो, इस तरह राजा धीराज हो, नधीराज हो, ये टाइटल उसके विभिन्न विशेषताओं वाले राजाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर वैदिक काल में लगभग 4 ऐसी बातें थी जो राजा के निरंकुशता पर रोक लगाती थी। 4 ऐसी बातें थी। पहला हम लोग पढ़ेंगे अभी, राजा के वरण में जनता की इच्छा, है ना। राज्याभिषेक की प्रक्रिया बहुत लंबी चलती थी, अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा अभिषेक के समय राजा के स्वायत्त अधिकारों पर लगाई गई रोक,
क्या मर्यादाएं, जो लिमिटेशंस ऑन द ऑथोरिटी एंड पावर्स ऑफ द रूलर, और मंत्रिपरिषद पर राजा की निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ द किंग ऑन हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और चौथा सभा और समिति की उपस्थिति, सभा और समिति नामक और रिप्रेजेंटेटिव संस्थाओं की उपस्थिति। ये चार चीजें ऐसी हैं जो राजा को निरंकुश बनने से रोकती थी और जगह जगह पर राजा को सुझाव देने वाली संस्थाओं में शामिल थी। राजा के चुनाव की प्रक्रिया का जिक्र अथर्ववेद का जो छठा कांड है, अथर्ववेद का छठा कांड है और 87 और 88 नंबर का सूक्त है। अथर्ववेद का छठा कांड 87 एंड 88 सूक्त, उसमें राजा के चुनाव संबंधी बातें कही गई हैं। उसमें जो कहा गया उसके अनुसार ऐसा लगता है कि राजा जनता की भक्ति और समर्थन का इच्छुक है, यानी वह राजा बनना चाहता है, बट ही नीड्स क्या ही विशेष द सपोर्ट एंड लॉयल्टी ऑफ हिज पीपल। अथर्ववेद में स्वराज में, अपने ही राज्य में राजा के पुनः स्थापित संबंधी मंत्र है। उसमें एक यज्ञ है जिसको कहा जाता है राड यज्ञ। राड यज्ञ, राड यज्ञ के द्वारा पदच्युत राजा, द किंग हु हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट मे रिगेन द पोस्ट ऑफ द किंग। राड यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसके द्वारा अपने पद से हटाया गया राजा पुनः राजपद को प्राप्त कर सकता था। अब देखिए इसका क्या वैल्यू हुआ, यानी राड यज्ञ, इफ द प्रोविजन ऑफ राड यज्ञ इज देयर, इफ ही इज रीगेनिंग हिज पोस्ट एंड अथॉरिटी, मतलब कि राजा बन गए, इसका ये मतलब नहीं है इस पीरियड में कि यू विल बी किंग टिल योर डेथ। जब आपने गलत काम किया होगा तो राजपद से आपको हटा दिया गया, है ना। फिर रिपेंटेंस किया आपने और दोबारा आपने राजा का, जनता का समर्थन प्राप्त किया होगा, पश्चाताप किया होगा, और तब फिर लोगों को लगा होगा कि नहीं, इसको राजा फिर से बना दिया जाए। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है उत्तर वैदिक काल में। इस यज्ञ का होना ही इसी का अर्थ हुआ कि राजा एब्सोल्यूट नहीं है, राजा एकदम से निरंकुश नहीं है। अगर राजा ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया तो ही मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। तो यह राजा इस समय सर्वशक्तिशाली के रूप में नहीं है, तो इसका प्रोविजन भी वही करता है। इसीलिए राजा प्रजा के सहमति और राजा प्रजा के समर्थन के लिए हमेशा तत्पर दिखता है। इसीलिए इस समय कई तरह के फिर से उपाधियां और बातें कही गई हैं, जैसे छत्रानम राजेंद्र, यानी राजाओं में राजा। तो लोग कह रहे हैं कि तो राजा है, लेकिन तो राजाओं का भी राजा है। भाई बड़ा बढ़िया आदमी, बहुत उदार आदमी है। विषाम विश्वपति, प्रजाओं का अधिपति। फिर कहा धन चपति धर्मानाम, यानी कोष का एकमात्र अधिकारी। He is said to be the only owner of his treasury, है ना। अच्छा, एक वृषम जनाना, एक वृषम जनाना, है ना। एक वृषम जनाना मतलब जन का एकमात्र अधिपति, जन का एकमात्र अधिपति अर्थात नेता। इसी तरह से सभी मनुष्यों का सर्वोच्च आदमी, समस्त प्राणियों का प्रभु, देवताओं के समक्ष। तो इस समय देवताओं के समक्ष कहा जा रहा है, देवताओं का अवतार में। ये ध्यान रखना है कि इस समय देवताओं के समक्ष उसकी बातें की, यानी इस समय जितने भी शब्दों का नाम आपने सुना,
ये सभी राजा के द्वारा प्रजा के बीच अपनी लोकप्रियता को बनाए रखने का प्रयास है। यानी राजा को ऐसा लगता है कि जब तक हम जनता में लोकप्रिय नहीं रहेंगे तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। और राजजंग भी इस बात को समझाता है कि अगर राजा सही से काम नहीं कर रहा है तो ही कैन बी रिमूव्ड, है ना, और पश्चाताप करके वापस भी आ सकता है। तो यह राजतंत्र की व्यवस्था का उस तरह से चित्रण है जहां फ्लेक्सिबिलिटी इज मोर। यह रिजिडिटी नहीं है। यहाँ अशोक जैसा निरंकुश राजतंत्र की स्थापना नहीं है मौर्यों की तरह। यहाँ फ्लेक्सिबल अर्थात अभी तो राजतंत्र अपना जड़ जमाने की कोशिश कर रहा है। ये उत्तर वैदिक काल है। यहाँ से सभी संस्थाएं जो हैं वो अपने जड़ों को जमाने के लिए प्रस्फुटित अपने को ग्रो करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। तो दैट इज द इन्फेंट स्टेज, है ना। अब जो है इसी तरह से जब अभिषेक, जब राजा का कोरोनेशन हो रहा है, उस समय जब राजा बहुत सारे ओथ्स एंड प्रतिज्ञाएं लेगा, उसको भी अगर आप देखिएगा तो आपको राजा के उसी ट्रेंड का पता चलेगा कि राजा जनता का समर्थन लेना चाह रहा है। और राजा संबंधी, राजा का जो यज्ञ है उसका सबसे अच्छा विवरण आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का सबसे अच्छा विवरण मिलता है ना। राजसूय यज्ञ में सबसे अच्छा विवरण मिलता है। इसके अनुसार क्या है कि जब भी किसी राजकुमार का राज्याभिषेक होना है, कोरोनेशन होना है, तो पहले ब्राह्मणों को बुलाया जाएगा। ब्राह्मण मिलजुल कर शुभ मुहूर्त निकालेंगे। अब देखिए किस तरह से आधुनिक इलेक्शन और ये दोनों मिलता जुलता है। राजा ने शुभ मुहूर्त निकाला, ब्राह्मणों ने। इसके बाद तय हुआ कि अमुक महीने में, अमुक तिथि को, अमुक समय में इसका राज्याभिषेक होगा। जैसे आज भी होता है कि हम मुख्यमंत्री 11 तारीख को 11:05 वो भी पंडित जी से दिखाते हैं कि 11:02 पर एकदम शपथ पढ़ लेना है, तभी पूरा पीरियड में मुख्यमंत्री रहिएगा। तो वो भी तय करते हैं कि 11:11 पर शपथ लेंगे। अब यहाँ आज भी बहुत पहले घोषणा हो जाती है, या नीतीश कुमार रहते हैं तो सुबह शाम में कर लेते हैं, नहीं तो जनरली अनाउंस हो जाता है कि अमुक दिन प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। सब लोगों को बुलाया जाता है कि आ जाइएगा आप लोग, शपथ ग्रहण समारोह होगा। ठीक ऐसे ही जब ब्राह्मण तय कर दिए कि अमुक महीने में, अमुक मास की अमुक तिथि को, इस समय यह राजकुमार का राज्याभिषेक शुरू हो, अब इस बात की सूचना पूरे राज्य में दे दी जाएगी ताकि सब आदमी जान जाए कि वो जो राजकुमार इसी तरह से घोड़ा दौड़ाता रहता था, अब उसका राज्याभिषेक होगा। अब उसके स्वरूप में चेंज आएगा, जिम्मेदारियों के निर्वहन में अंतर आएगा। नाउ ही विल बी ऑक्युपाइंग द पोस्ट आफ्टर हिज फादर विद सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो पूरे राज्य में इसका पीट दिया जाएगा, ढोलक जो भी हो, अनाउंसमेंट विल बी मेड इन द होल स्टेट। तो एक तरह से आपने पूरे राज्य के लोगों को सूचना दिया कि अब अगला राजा ये होगा। देखिए किस तरह से जनता को इन्फॉर्म किया जाता था। और दूसरा उस जमाने में यह भी था कि उस अवसर पर आप उपहार लेके पहुंचिएगा, ढेर आदमी आवेगा, खाएगा पिएगा कैसे। तो पूरे राज्य से लोग, कोई भी ऐसा मौका होता है, पहले के जमाने में गांव घर में शादी ब्याह होता था तो जितने रिश्तेदार होते थे, कोई आलू लाता था, कोई गेहूं लाता था, कोई दही लाता था, कोई चूड़ा लाता था, है ना। पहले अपने घर जिसके यहाँ शादी या कोई भी प्रयोजन हो रहा है, लोग उसको सहयोग इस वे में करते थे, हम लोगों के समय तक भी, है ना। तो जो काइंड में, कैश में नहीं, काइंड में आज गए आप
तो वो लिफाफा धरा दिए, लिफाफा में 51 रुपया है कि 500 रुपये, कौन देखेगा खोलेगा तब जानेगा बेचारा। नहीं तो उस जमाने में भी हाल फिलहाल तक ऐसे ही होता था कि आप इस तरह के सामान अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुँचाते थे। इस जग में भी यही होगा कि राज्य भर के लोग फल फूल या अनाज कुछ भी सब कुछ लेके अपने राजा को उपहार देने आएंगे कि हम इस ओकेजन होता भी है कि किसी भी ओकेजन पर आज भी जाते हैं तो आप कुछ न कुछ किसी को उपहार देते हैं। जो उपहार नहीं दिया उसको टिका लिया कि देखो उपहार नहीं दिया, खा कर चल गए। तो उस जमाने में ये परंपरा थी। तो दिस वे द होल स्टेट इज कम्स टू नो कि द कोरोनेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी कोरोनेटेड। तो जैसी कोरोनेशन होगा उसका स्टेटस सब चीज बदल जाएगा। अब देखते हैं किसी वाले कोई विधायक रहता या घर घर में घूम रहा है, वो विधायक बन गया, वैसे उसका रूप रंग ढंग बदल जाता है। मिलने वाला आदमी कहे कि ना आज घर पे नहीं, मंत्री बन गया तब तो फिर कहना ही नहीं। तो इस तरह से उसके बदलाव का जो एक लक्षण होता है, तो कम से कम राजा में जनता को यह सूचना मिलती है कि अब ये राजा होगा। तो अचानक अब वो राजा है, वो चाहे तो अचानक अपने बेटा को राजा बना दे, लेकिन जनता को लगेगा कि अरे ये कौन चीज, हम देखो नहीं क्यों राजा बन गए। लेकिन इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो जनता के अंदर भी आपके लिए सिंपैथी रहेगी कि सभी लोगों को जनाकर कहकर इसने यह काम किया है, आर्बिट्रेरी नहीं किया। आज भी कोई आर्बिट्रेरी काम करता है तो बेटा भी बाप का बात नहीं सुनता है ना। तो इस तरह से ये घोषणा की जाएगी। अब निर्धारित दिन सभी लोग जुट गए, लोग गहमा गहमाई राजधानी में हो रहे और जग स्थल पर राजा पुरोहित लोग पहुंच गए, जग वेदी जला दी गई और उधर से राजकुमार नहा धो के उस तरह के निर्धारित वस्त्र पहनकर वहां पहुंचता है। अब देखिए मनोनीत जो राजा है, नॉमिनेटेड जो राजा है, वो पहला शपथ क्या लेता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला शपथ लेता है माता पृथ्वी, माता पृथ्वी तुम मेरी हिंसा न करो, जैसे वैसे लिखो, माता पृथ्वी तुम मेरा हिंसा न करो और मैं तुम्हारी हिंसा न करूं। माता पृथ्वी तुम मेरी हिंसा न करो और मैं तुम्हारी हिंसा न करूं, यानी पृथ्वी और राजा एक दूसरे के हितैषी बने रहे, दोनों एक दूसरे से सहयोग करें, एक दूसरे के खिलाफ न जाए। अब देखिए कि अब क्या होता है। अब यज्ञ शुरू होगा और हवन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब यज्ञ जो होता है, हवन जो होता है, तो पहले भी मैंने कहा कि ब्राह्मण का जो मतलब होता है शुरुआत में वो जाति नहीं है। ब्राह्मण का मतलब है कि मैजिकल पावर ऑफ द प्रीस्ट, पुरोहित की वो जादुई शक्ति जिसके द्वारा वह देवताओं का जग स्थल पर आह्वान करते हैं। आज भी अगर आप पूजा करवाने जाते हैं और यज्ञ या कुछ भी हवन होता है, तो आज भी आप देखिएगा कि जब पंडित जी आते हैं तो वो सब कुछ करने से पहले आपका नाम पूछते हैं, गोत्र पूछते हैं, आपके बाबा का नाम पिता का नाम, बाबा का नाम जितना याद हो, और तब फिर वो कहेंगे कि हाँ अमुक आदमी, अमुक गोत्र, भारत खंड, बिहार राज्य, बोरिंग रोड, अमुक स्थान पर ये आपका जग कर रहे हैं। फिर वो ओम श्री विष्णुवाय स्वाहा अर्घ दिए अग्निवेदी में। अग्निवेदी को अग्नि का मुख कहा जाता है, माउथ ऑफ द अग्निदेवता। उस रूप में अग्निवेदी में जब आप अर्घ डालते हैं तो दैट इज सिंबॉलिकल और दैट इज एक्सप्लेन इन द वे कि उनके मुंह में गया और आपने श्री विष्णुवाय स्वाहा कहा। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ द अग्निदेव कि he will take the message either the God has been ordained there, वहाँ आह्वान किया गया है, अदरवाइज अग्नि उस देवता को जाएंगे और सूचना देंगे जो पुरोहित ने एड्रेस दिया है कि हाँ भारत खंड, बिहार राज्य, बोरिंग रोड,
अमुक आदमी, अमुक गोत्र, अमुक पिता, अमुक बाबा ने आपको अर्घ दिया है। अब अर्घ दिया है तो किसी फल के लिए अर्घ दिया हो तो आप उसको फल प्रदान कीजिएगा। दिस वे इस पीरियड में सभी महत्वपूर्ण देवताओं के नाम से अर्घ दिया जाता था और यह मान लिया जाता था कि जिन देवताओं को अर्घ दिया गया और उन देवताओं की जो विशेषताएं हैं वो सभी उस राजकुमार में प्रवेश करेंगे, अधिष्ठापित होंगी। जैसे सविता को धर्म में शक्ति यानी सत्य प्रसव के लिए, अग्नि को अच्छे गार्हपत्य फैमिली लाइफ के लिए, सोम को वनस्पति और कृषि की रक्षा के लिए, बृहस्पति को अच्छी वाक शक्ति के लिए, इंद्र को ज्येष्ठ छत्र या उत्तम शासन के लिए, और रुद्र को पशुओं की रक्षा के लिए, इसलिए रुद्र का बाद में पशुपति नाम आएगा, है ना। मित्र को सत्य के लिए और वरुण को धर्म की रक्षा के लिए। माना जाएगा कि जिन देवताओं को अर्घ दिया गया या जिन देवताओं की पूजा हुई उन सभी देवताओं ने सारे गुण उस राजकुमार को अधिष्ठापित कर दिए, है ना। तो नाउ द प्रिंस इज enriched by so many qualities which have been embodied him by these deities। तो इन सारे देवताओं ने अपने सारे गुण दिए, तो वह राजकुमार जो ऐसे ही घूम टहल के आ रहा था वह इतने सारे गुणों से अधिष्ठापित हो गया, enriched हो गया। नाउ ही इज चेंजिंग और दिस इवेंट इज हैपनिंग ऑल बिफोर द पीपुल। यह अकेले कमरे में बंद होकर नहीं हो रहा है, सार्वजनिक यज्ञ हो रहा है, पुरोहित यज्ञ की आहुतियां दे रहे हैं, मंत्रों का पाठ हो रहा है, पूरे इलाके में एक धर्ममय वातावरण हो रहा है। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डाल रहा है कि वह राजकुमार जो कुछ दिन पहले सड़क पर ऐसे ही घुड़दौड़ी कर रहा था, इधर उधर कर रहा था, नाउ ही इज चेंजिंग। क्योंकि ऐसे ही सीधे राजा के गद्दी पर बैठा देना, दिस पे बैठाने में जमीन आसमान का अंतर हो जाए। तो इतना सारा लोगों के सामने हुआ, तो जो लोग हम कहते हैं, आप सिनेमा में कहीं के देखते हैं कि यहाँ भगवान ने ऐसे किया, हाथ किया और इनसे लाइट निकला और एकदम आप पूरी तरह से आच्छादित हो गए, है ना, आपको गुण मिल गया। भगवान ने कहा ठीक है एवं अस्तु, आप हो गए एवं अस्तु, you got the qualities which have been given by the God. So this way you are getting those qualities which have been given by the different deities. जब ये सारी आहुतियां हो जाएंगी तो इसके बाद एक और आहुति, एक और रीति रिवाज व रिचुअल होगा। अब 17 जगहों से जमा किए गए जल,